नाजरीन, स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। इस चैनल पे एक इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों के आपने इंटरव्यू मुलाज़ा किए हैं और इसमें मज़ीद आप इंटरव्यूज़ आइंदा आने वाले दिनों में भी देखेंगे जिनमें तकरीबन हर शोबा ज़िंदगी के लोग जो हैं वो शामिल होंगे। इसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी होंगे और जो यहाँ के स्वीडिश लोग हैं वो भी शामिल होंगे और कुछ नौ मुस्लिम स्वीडिश हैं उनके इंटरव्यूज़ भी, तो जिससे आपको हर तरह की जो मालूमात जो हैं उनसे आगाही होगी और यही मेरी कोशिश है। और आज का भी एक बहुत ही ख़ास इंटरव्यू है जिसमें हम बात करेंगे 3 मुल्कों की, स्वीडन की, स्पेन की और आयरलैंड की, वहाँ की लाइफ की, वहाँ की इमिग्रेशन, जॉब्स और दीगर मसाइल। और आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ वो मुझे बहुत अज़ीज़ हैं, मेरे बहुत प्यारे हैं क्योंकि वो मेरे छोटे भाई हैं। शाहिद महमूद जो स्वीडन में भी रहे हैं, जो स्पेन में भी रहे हैं और आजकल जो है वो आयरलैंड डबलिन में होते हैं। वो ईद के मौके पे हमारे पास यहाँ स्टॉकहोम स्वीडन आए हैं, तो हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि उनसे होने वाली गुफ्तगू मेरे नाजरीन के लिए काफ़ी जो है वो मालूमात वाली होगी, क्योंकि उसमें वो तीनों मुल्कों की जो है लाइफ, अपना जो तजर्बा है स्वीडन का, स्पेन का और आयरलैंड का, वो भी आपको बताते हैं। तो आइए आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ अपने छोटे भाई शाहिद महमूद से। तो जी नाजरीन, मुलाकात कीजिए शाहिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया, आप ईद के मौके पे यहाँ पे आए हैं और इस मौके को ज़ाहिर हमारे लिए खुशी का मौका है, फैमिलीज़ मिल रही हैं, काफ़ी देर के बाद मुलाकात हुई है। लेकिन मैंने कहा कि इस मौके को हम अपने नाजरीन के लिए भी एक जो है वो मालूमाती और फ़ायदेमंद बनाएं, क्योंकि आपने स्वीडन में भी काफ़ी साल गुजारे हैं, स्पेन में भी गुजारे हैं और आयरलैंड में भी, और तीनों मुल्कों की वर्किंग लाइफ का, वहाँ की इमिग्रेशन का, सोशल लाइफ का, सबका आपको इल्म है और आपकी मालूमात हो सकता है बहुत से लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। अच्छा, सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आप पहली मरतबा स्वीडन कब आए थे, किस साल में? मैं स्वीडन में आया था 2001 में। 2001 जी, जून के महीने में, मिड ऑफ जून। अच्छा। 2001 जी। तो स्वीडन कितना अर्सा रहे आप? अराउंड 4 इयर्स, 4 साल। और इसके बाद फिर आप चले गए स्पेन। जी। तो स्पेन किस किस शहर में आप रहे हैं? मैं स्पेन में बार्सिलोना में रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मतलब वेलेंसिया में रहा हूँ। इसके अलावा आइलैंड उधर टेनरीफ, लांजारोते, उधर रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ टाइम मैं उधर रहा हूँ जो है मोर देन अराउंड 10 इयर्स मद्रिद। या अच्छा, वो स्पेन के ये मुख्तलिफ शहरों में आप रहे हैं, तो सब जगह जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए एक जैसे मौक़े हैं या फ़र्क है काम के लिए? उस तरह से ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनका एक है पाइस बस्को, वो मतलब कि जो एक प्रोविंस है, सूबा जो उसके साथ लगता है अटैच है, फ्रांस के साथ बॉर्डर है ना, वहाँ पे राइट्स का थोड़ा ज़्यादा राइट्स है इलीगल बंदे के लिए भी, और वहाँ पे हाउसेस वगैरह के लिए, और इजी लाइफ है उधर। जो बंदे बिल्कुल न्यू आते हैं, असाइलम सीकर्स या इलीगल बंदे जो आते हैं ना, आई मीन मैं कहूँगा कि वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इजी है ज़रा थोड़ा। लेकिन ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं वो बार्सिलोना में आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उधर जॉब्स इजी है, कॉन्टैक्ट अपने मिल जाते हैं। लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश इतनी यूज़ नहीं होती है। तो लोगों को ये होता है कि मतलब कोई अपना बंदा हो, जहाँ काम मिल जाए, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन लाइक पदरोना में तो बोलते हैं उसको घर की, वो मिल जाए, स्टार्ट वगैरह बार्सिलोना। मोस्ट ऑफ पीपल बार्सिलोना में आते हैं या वेलेंसिया में आते हैं। अच्छा, आप ये बताइए मुख्तसर कि अगर कोई बंदा या यूरोप में आता है या यूरोप के ऑलरेडी किसी मुल्क में रह रहा है, उसके पास पेपर्स नहीं है, जी, वो सेटल होना चाहता है, जी, तो मुख्तसरन आप बताइए कि स्पेन में सेटलमेंट का, इमिग्रेशन का क्या तरीका है? स्पेन में इमिग्रेशन द मोस्ट ईजीएस्ट है, क्योंकि उनका एक लॉ है अराइगो कॉज, ओके, कि जो बंदा भी उधर इलीगल जाता है, सबसे पहले तो ये है कि वो डिपोर्ट नहीं करते हैं इलीगल को। इलीगल नो पुलिस पकड़ ले कोई नहीं, वो जाके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। अच्छा। और बंदे को विदिन 24 आवर मैक्सिमम समटाइम्स 72 आवर्स तक के बंदे को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो अगर दोबारा पकड़े फिर ऐसे ही करते हैं? दोबारा पकड़े मोस्ट ऑफ टाइम वो नहीं अरेस्ट नहीं करते हैं, बस छोड़ देते हैं बंदे। अच्छा, यानी पकड़ते हैं, फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, रिपोर्ट नहीं करते? नो डिपोर्टेशन, नो। या इसी
तरह अगर कोई फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे काम कर रहा है गैर कानूनी तौर पे अपना कुछ चीज़ें बेच रहा है या मुलाजिम है, अगर उसको पकड़ेंगे उसके साथ क्या करते हैं? मुलाजिम वगैरह का थोड़ा सा फ़ाइन करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम 90% वो यही कहते हैं जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो काम वाला है वो इधर गया तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ, वैसे ही बैठा हूँ। क्योंकि बेसिकली उनको पता होता है बहुत सारी चीज़ें आपने उधर देखी भी होंगी, बार्सिलोना वगैरह डिफरेंट सिटी में अफ्रीकन लोग, हमारे देसी लोग भी वो बेच रहे होते हैं पर्स वगैरह, ये वो पुलिस आती है, वो उस दैट टाइम वो उस जगह को छोड़ देते हैं टेम्पररी। अच्छा। तो उनको पता होता है कि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना। अच्छा। इलीगल लोग हैं, क्या करेंगे, मैं इतने लोगों को डिपोर्ट तो वो कर नहीं सकते ना। अच्छा। सेनेगल के बहुत से लोग हैं, पाकिस्तानी बहुत से हैं, उनको पता होता है, सब रिकॉर्ड में होता है। फिर वो उनको मैक्सिमम 2-4 को पकड़ लेते हैं। और जो डेपुटेशन है वेरी लो, मे बी के साल में शायद कोई 1-2 कुछ केसेस होते होंगे कि किसी के एक्सट्रीम केसेस या किसी को बैड लक हो तो या कोई जुर्म वगैरह में मतलब एग्जैक्टली, या कोई बैड लक किसकी हो तो उसको। अच्छा, लेकिन जो वहाँ पे गैर कानूनी है, जैसे अभी बात हम कर रहे हैं, पहले हम ये करें फिर हम इमिग्रेशन की तरफ दोबारा आते हैं। उनको अगर हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़े, अस्पताल जाना पड़े, तो उसको वो मिल जाती है? मेरे सामने 3 केसेस हैं सियालकोट के। एक लड़के को टीबी था, एक को हार्ट की प्रॉब्लम थी, एक के बोन मैरो की प्रॉब्लम थी। बस फिर वेरी एक्सपेंसिव इवन इन पाकिस्तान। तीनों का इलाज फ्री मेडिकल। जो बंदा भी इलीगल है सबसे पहले वो फ्रीली मेडिकल कार्ड अपना बनवा सकता है। अच्छा जी जी, इलीगल भी मेडिकल कार्ड बनवा सकते हैं और फ्री इलाज होता है? बिल्कुल फ्री, 100% फ्री। ये स्वीडन में नहीं है और बिल्कुल फ्री इलाज है, बिल्कुल फ्री, हर किस्म का इलाज। ये भी नहीं है कि किस नोयत का है, जो भी है उसकी प्रॉब्लम। तो फ्री एजुकेशन है बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए। अगर कोई फैमिली जाती है उनको फ्री एजुकेशन वो देते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा कि अगर एक बंदा है वो कहीं से यूरोप के बाहर से आता है या यूरोप में है और वो किसी तरह वहाँ पहुँच जाता है, इलीगल है या लीगल है या विजिट पे आया है, किस तरह से सेटल हो सकता है? सबसे पहले ऑब्वियसली वो सबसे पहले मोस्ट ऑफ लोगों का कोई ना कोई कांटेक्ट होता है जब वो ट्रेस करते हैं। एक तो चीज़ ये है। दूसरा ऑप्शन ये अगर नहीं भी है, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट बैरियर है उसकी। अगर असाइलम भी लेना, असाइलम भी लेते हैं लोग, अब आजकल शुरू हुए हैं लोग असाइलम लेने भी ना, कि अगर कोई भी नहीं है जाने वाला तो डायरेक्टली असाइलम, क्योंकि असाइलम पे राइट्स बहुत हैं उधर। अच्छा। आपको सोशल वेलफेयर मिलेगी, सिटीज़ का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, किसी भी सिटी में आप रह सकते हैं, और फैमिलीज़ वगैरह को वो मकान भी दे देते हैं। और उस पर सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको वर्क परमिट मिल जाता है, आप लाइसेंस भी कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका होगा कि वहाँ पे लोग जाके असाइलम के तरीके सेटल होते हैं। जी। अगर कोई असाइलम नहीं करना चाहता, जी, फिर कैसे सेटल हो सकते हैं? फिर उसका तरीकाकार ये है कि बहुत सारे एग्रीकल्चर सिटीज़ लाइक वैलेंसिया वगैरह, बार्सिलोना में रेस्टोरेंट्स बार्स वगैरह बहुत ज़्यादा है। उधर साइबर नेट लोकोतरी उसको बोलते हैं, उधर बहुत ज़्यादा है। तो उनके साथ ऑब्वियसली उनको एक बंदा चाहिए होता है शवारमा डोनर कबाब की शॉप्स पे, कि जो लो सैलरी पे अपने लोग रख लेते हैं, उधर काम वगैरह करते हैं, और इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है पुलिस वगैरह का। हमने तो ये सुना कि वहाँ कोई भी बंदा अगर चला गया है तो जाके अपनी वो रजिस्ट्रेशन करवाता है। दैट्स कंपल्सरी फ्रॉम द फर्स्ट डे। उसको कोई भी बंदा चाहिए अपने रिलेशन से, कोई भी बंदा चाहिए जो उसकी रजिस्ट्रेशन कराए, पदरुना में तो कराए। अगर किसी बंदे का कोई भी नहीं है ना, तो इवन ही कैन गो टू यूएन ऑफिस। अच्छा। उधर है तो वो उसकी करा देते हैं फ्री रजिस्ट्रेशन। अच्छा। वो इसलिए ऑब्लिगेटरी है कि उसके बाद 3 साल उनका लॉ है आरआईगो, 3 साल के बाद उस पे वो अपने डॉक्यूमेंट्स पेपर्स, कॉन्ट्रैक्ट पेपर एक लगाना होता है, 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट अराउंड आई थिंक। और वो किसी भी बंदे से, देसी वगैरह से आप लेके जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेके, तो अपना उनको स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आई थिंक मिनिमम 1 ईयर है, ठीक है ना। बाकी प्रूफ्स वगैरह, मेडिकल वगैरह जो भी इसने किया उस कंट्री में, ही हैज़ टू प्रूव कि वो उधर रहा है। यानी कोई भी बंदा है, वो विजिटर है या यूरोप के किसी मुल्क में है, अगर वो स्पेन चला जाए, जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ले, इसको पेदरुनामेंट आप कहते हैं, और उसके बाद वो रहना शुरू कर दे और काम वाम उसको मिल जाए, तो 3 साल के बाद वो वहाँ लीगल हो सकता है। होपफुली यस, हो सकता है। उसके बाद 2-4 महीने तक उसका, और उस दौरान उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि क्योंकि उसके पास तो कोई, ये सिर्फ उसकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन है। जी, प्रॉब्लम सिर्फ तब है अगर बंदा बहुत ज़्यादा कोई एक्टिवेट है इधर उधर जानबूझ के, मतलब मैक्सिमम क्या होगा, पुलिस पकड़ लेगी, छोड़ देगी आपको। अच्छा, ये तो फिर काफ़ी इजी है, मतलब वेरी इजी, सेम ऑलमोस्ट आई थिंक पुर्तगाल में, इटली में भी ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कि लॉ का नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम है। पुर्तगाल का तो काफ़ी हमने सुना है, इस पर स्पेशली एक अलग जो है इंशाल्लाह व्लॉग मैं पेश करूँगा आपको। अच्छा, ये इस दौरान वहाँ पे कोई सैलरी की लिमिट है कि इतनी तनख्वाह का जॉब होना चाहिए
जैसे स्वीडन में आके वर्क परमिट के लिए मिनिमम इतनी सैलरी, वहाँ पे कुछ तरह का नहीं, है? 40 आवर्स का है वो जो अराइगो का वो जो अप्लाई करते हैं ना 3 साल के बाद, कि मतलब मिनिमम 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है उसमें, वीकली 40 आवर्स का। तो पे सैलरी ऑब्वियसली जो मिनिमम अकॉर्डिंग टू दैट कंट्री है ना, मतलब 850-900 थी पहले जब मैं था, तो अब मे बी 1000 हो गई है, तो मिनिमम दैट सैलरी। अच्छा, ये होगी उसकी रजिस्ट्रेशन जी। 3 साल के बाद वो सारे प्रूफ्स वगैरह लगा के उसने अपनी फाइल एक प्रेजेंट कर देनी है, या लॉयर के थ्रू प्रेजेंट तो कर 3 साल के बाद उसको परमानेंट देंगे या कुछ साल के लिए नहीं, देंगे? उसको 1 साल का पहले देंगे। अच्छा। ठीक है ना, 1 साल का कार्ड मिलेगा, वीज़ा मिलेगा, ही कैन गो एनीवेयर इन यूरोप एंड इवन इन पाकिस्तान, अच्छा, वो आ जा सकता है जहाँ मर्जी जाए वो। लेकिन 3 साल के दौरान नहीं वो कहीं जा सकता बाहर? 3 साल के दौरान नहीं जा सकता वो बाहर। शेंगन में अगर जाएगा तो मतलब वो गैर कानूनी जा सकता है, लेकिन लॉ नहीं जा है, सकता। अगर उसके पास स्पेसिफिक रीज़न है, आई मीन ओके वो कहेंगे ओके चला जा, तो आगे जाके भी तो उसको जवाब देना है ना। सो दे क्योंकि डोंट, शेंगन में तो इतना बाज़ का कंट्रोल है, लेकिन 3 साल के बाद जब उसको 1 साल का मिले जी जी तो फिर उसके पास उसके कार्ड हो जाता है, फिर जहाँ मर्जी आए। जी बिल्कुल। और फिर परमानेंट कब मिलता है? परमानेंट उसको जो 1 साल के बाद फिर उसको 2 साल का मिलेगा अच्छा जी, उसके बाद फिर उसको 2 साल का मिलेगा। ठीक है, तो फिर उसको परमानेंट मतलब मिल जाता है 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। सॉरी, नेशनलिटी कितने देर बाद मिलती है? आफ्टर 10 ईयर्स उसको कल्चर का एग्ज़ाम करना है, आई मीन स्पेनिश कल्चर का, वो इजी है। और उसके बाद A2 उसको बोलते हैं आदोस, वो स्पेनिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम है, वो उसने पास करके अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ्स वगैरह, अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, अपना हाउस जो भी है सब अपनी फाइल प्रेजेंट कर देनी है नेशनलिटी के लिए। ये प्रोसेस जो जब एक अप्लाई कर देता है नेशनलिटी के लिए, जी जी, तो कितनी देर अमूमन एवरेज टाइम कितना है? एवरेज टाइम उधर अराउंड 1 ईयर to 2 ईयर है, दिस इज़ एवरेज टाइम जी। और जो लैंग्वेज का है, लैंग्वेज काफ़ी मुश्किल होती है या आम रोज़मर्रा की ज़बान है? अब तो ऑब्लिगेटरी या रोज़मर्रा की ज़बान है और इतनी मुश्किल नहीं है, लैंग्वेज मतलब इजी ज़बान है, मतलब ठीक है ना। और इंग्लिश में है, मतलब इजी है, पढ़नी सीखनी भी इजी है। चलो, इमिग्रेशन के बाद साथ ही हम ये बात करते हैं जॉब्स की, काम की। जी, काम वहाँ मिल जाता है? काम बहुत इजी है, क्योंकि एक तो उस कंट्री का वेदर बड़ा ट्रॉपिकल वेदर है, ठीक है, और मुल्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मुल्क है, आइलैंड्स बहुत ज़्यादा उनके, ठीक है ना। तनरीफ है, लंजरोते है, ग्रैन कनारिया है, ठीक है, फिर उसके बाद गोमेरा है, फिर उसके बाद मयोरका है, मिनोरका है, इबिसा, अ लॉट मोर, यू नो, अराउंड 16-17 आइलैंड्स हैं। टूरिस्ट जाते हैं, टूरिस्ट, और हर एक का वेदर डिफरेंट है, स्पेशली ये जो 5-6 आइलैंड्स हैं, तनरीफ वगैरह, वहाँ पे सारा साल गर्मी रहती है, ठीक है ना। सर्दी में काफ़ी ठंडा है। एग्जैक्टली, नॉर्थ ठंडा है, और नॉर्थ में लेकिन यह है कि फैमिलीज़ के लिए नॉर्थ मैं बोलूँगा, जो बिलबाओ है, सांसबस्तियाँ है, पम्पलोना वगैरह, वो वाली जो साइड है ना, फैमिलीज़ के लिए जो इलीगल फैमिली है या असाइलम, उनके लिए वो बहुत अच्छा है। अच्छा। उनको कैन यू बिलीव दैट कि इलीगल बंदा है वो, अगर आफ्टर 6 मंथ आई थिंक उसको जनाब 800 to 1000 यूरो अच्छा। उसको सोशल वेलफेयर मिलती है, उसको अच्छा। मेडिकल फ्री है, अच्छा। उसको एजुकेशन फ्री है, इलीगल बंदे को। बड़ी वैसे ये हैरत की बात है ये, हालांकि एक तरफ कहते हैं जी इकोनॉमी उनकी इतनी बहुत बड़ी नहीं, क्राइसिस भी रहे हैं। जी, जी। अच्छा, ये यानी जॉब्स की पोजीशन। अच्छा, उसके बाद मेडिकल का क्या है कि जो एक गवर्नमेंट की तरफ से, पहले भी आपने खैर बताया मेडिकल फैसिलिटीज़ का, तो ये तमाम गवर्नमेंट की तरफ से कवर होती हैं? बिल्कुल जी, जैसे मेरी एक बेटी उधर पैदा हुई है, ठीक है, 8 डेज हॉस्पिटल में रही वाइफ, 1 यूरो भी नहीं मैंने पे किया, और हमें बड़ा कमरा दिया गया, ठीक है ना, और उसमें मेरी बड़ी बेटी के लिए, मेरे लिए भी ब्रेकफास्ट भी, लंच भी। अच्छा। उसने मुझे पूछा कि मतलब कि, मैंने कहा नहीं मैं नहीं हूँ, लेकिन उसने ऑप्शन दिया कि अगर आपने करना हो तो एक साथ में बेड भी दिया, ठीक है। लेकिन आपने वो जो हॉस्पिटल के रहने के चार्जेस हैं वो भी नहीं दिए? 1 यूरो भी नहीं दिया। हालांकि स्वीडन में सारा मेडिकल फ्री है, लेकिन हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो तो वो पता नहीं 100 क्राउन या 120 पता नहीं पर नाइट के। उसकी ज़रा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, 8-9 दिन वो हॉस्पिटलाइज रही है। अच्छा। जी जी, और उससे पहले प्रेगनेंसी से 2 महीने पहले उसके पाँव में मोच आ गई, तो मेडिकल डॉक्टर घर आती थी, उसका मसाज वगैरह करके जाती थी। अच्छा, जी, अच्छा सिस्टम है जी, फ्री। और बच्चों के लिए वहाँ डे केयर सिस्टम भी है? डे केयर सिस्टम है, और थोड़ा सा ज़रा कंपेयर टू स्वीडन महंगा है, थोड़ा सा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कैटेगरीज आ जाती हैं, कुछ प्राइवेट हैं तो उनकी टाइमिंग ज़रा थोड़ी सी कम है। ओनली मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा डे केयर सिस्टम यहाँ से थोड़ा सा महंगा है। और सोशल लाइफ, फैमिलीज लाइफ, बच्चों की लाइफ वो कैसी? डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट है, लेकिन स्पेशली बार्सिलोना वगैरह में तो बहुत अच्छी है सोशल लाइफ, क्योंकि वहाँ का वेदर ही बड़ा अच्छा है,
ठीक है, लोग रेसिस्ट नहीं है, खुले डुले लोग हैं। जब 2009, 10, 11 जो रिसेशन का टाइम था, क्राइसिस का स्पेन में, सारी दुनिया को पता है, तो मैंने उधर बंदों को परेशान नहीं देखा है। हालांकि आपके स्वीडन वगैरह बाकी कंट्रीज़ में भी लोग बहुत परेशान थे कि इतने बुरे हालात हैं, क्या होगा, लेकिन वहाँ पे लोग इतने परेशान नहीं थे। अच्छा, स्वीडन में भी आपने 3-4 साल गुजारे और स्वीडन के भी मुख्तलिफ शहरों में रहे, आपने यहाँ पे काम भी किया, आपके फ्रेंड्स भी थे, स्वीडिश फ्रेंड भी आपके बहुत थे, वहाँ भी आपने तकरीबन स्पेन के बहुत सारे शहरों में रहे हैं, जॉब भी किया। स्वीडन और जो स्पेन है, इसको अगर मुख्तसर लफ्ज़ों में आप इनका मवाजना करें, जॉब, सोशल लाइफ, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, हेल्थ, इमिग्रेशन, इन सब का, तो क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा जो एजुकेटेड बंदे हैं, जो वीज़ा लेके आते हैं, जो इमिग्रेशन लेके आते हैं, ठीक है ना, या जो दूसरे कंट्री से मूव हो रहे हैं, उनके लिए डिफरेंट कैटेगरीज है। जो इलीगल बंदे हैं उनके लिए स्पेन, पुर्तगाल, इटली दी बेस्ट है, असाइलम सीकर्स के लिए दी बेस्ट है, ठीक है ना। अगर कोई स्किल्स पे बंदा आ रहा है जॉब पे, तो फिर स्कैंडिनेविया स्पेशली फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के राइट्स वगैरह के लिए सेफ है, आई थिंक। अच्छा, इसके बाद फिर आप स्पेन से, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरा कंपैरिजन ये है कि जो स्किल्स वाला बंदा है उसके लिए ये ज़्यादा बेटर है। जो बिजनेस माइंडेड, जैसे हमारे लोग बिजनेस करना है वो है, और जो एजुकेशन वगैरह नहीं है, जो लोग आते हैं ग्रीस वगैरह से भी, उनके लिए स्पेन ज़्यादा बेटर है। अच्छा, आप उधर शॉर्ट मनी से आप चंद हज़ार यूरो से आप कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, साइबरनेट, शवारमा वगैरह, और कॉन्टैक्ट बहुत इजी बन जाते हैं, लेबर आपको इजी मिल जाती है, ठीक है ना। ये चीज़ें इजी हैं उधर कंपेयर टू स्वीडन। अच्छा, या स्वीडिश लोगों से भी आपका वास्ता रहा है? जी बिल्कुल। स्पेनिश लोगों से भी रहा है? जी बिल्कुल। दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों की नेचर में? बाय नेचर वो डिफरेंट है। स्पेनिश लोग जो है ना, एक तो लेस रेसिज्म है ऑल ओवर स्पेन में, बोल रहा है हमारे लोगों को काम दे रहे हैं सारा कुछ, बड़े हमारी तरह ही हैं, मतलब खुले डुले लोग हैं, इंजॉय करने वाले लोग हैं, रात को भी ओपन लाइफ है, एग्जैक्टली लाइफ है। बच्चे बार्स में जा रहे हैं, यहाँ आपने कभी बच्चों को बार्स में जाते कभी नहीं देखा होगा, उधर बच्चे भी साथ खेल रहे हैं। फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका, स्पेशली यू नो। और उसके बाद यहाँ पे ये है कि लाइफ 3 मंथ है, मैं जो कहता हूँ जून जुलाई अगस्त 3 मंथ है। स्पेन में लाइफ तकरीबन सारा साल है। ये डिफरेंस है जी। और वहाँ पे जॉब्स वगैरह के लिए स्पेनिश लैंग्वेज कितनी की ज़रूरी है? नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब्स के लिए वो जी बिल्कुल, वो तो बिल्कुल हर जगह लैंग्वेज तो मेन की है ना। आपने कुछ भी करना, अगर आपने अपना बिजनेस जॉब भी करनी है, छोटा करना है, बड़ा करना है, उसके लिए भी आपको लैंग्वेज चाहिए। मेडिकल में जाना तो आपको लैंग्वेज चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, आपने स्वीडिश लैंग्वेज भी सीखी, आपने स्पेनिश भी सीखी जी। जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए आपके ख्याल में ज़्यादा आसान कौन सी लैंग्वेज आपको लगी? स्पेनिश आई थिंक ईजी है, स्पेनिश, क्योंकि उसके अल्फ़ाबेटिक सिंपल है। अच्छा, कि आपकी अल्फ़ाबेटिक 4 एक्स्ट्रास हैं, ठीक है ना, जो लास्ट एग्जैक्टली, तो वो ज़्यादा इजी है स्पेनिश। और खुली डुली लैंग्वेज है। अच्छा, फिर आप स्पेन से फैमिली के साथ मूव हुए अपने जॉब की वजह से आयरलैंड, और फिर आप आयरलैंड ही रुक गए, आपका जॉब भी वहाँ पे कंटिन्यू क्या। अब हम चलते हैं आयरलैंड की जानिब। तो आयरलैंड की जो मुख्तसर वहाँ की लाइफ, इमिग्रेशन, जॉब्स, इसको ज़रा डिस्क्राइब। उसका डीपली ज़्यादा मुझे ऑनेस्टली ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व नहीं किया इमिग्रेशन वगैरह को। उधर यही है कि अभी मैं जी, और मैं अभी इतना सोशल नहीं हुआ उधर, तो ये है कि स्टैम्प 1 मोस्टली लोगों को दी जाती है, ठीक है ना, जो हमारे लोग मूव भी होते हैं, क्योंकि आयरलैंड जो है ना वो शेंगन में नहीं है, लेकिन वो EU में है, ठीक है ना जी। उसका सिर्फ एक चीज़ एडवांटेज है वहाँ के लोगों के लिए जो आयरिश नेशनल हैं, कि दे कैन मूव ईजीली टू इंग्लैंड कंपेयर टू शेंगन पासपोर्ट होल्डर। अगर आपने जाना है तो आपके लिए बैरियर्स हैं इंग्लैंड में काम करने के लिए, उनके लिए कोई बैरियर्स नहीं है फ्रॉम द फर्स्ट डे। वो उनके लिए वही सेम राइट्स हैं। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आयरलैंड में इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से लोग आते हैं जिनको इंग्लिश आती है, उनके लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि और स्वीडन में लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। ये बहुत बड़ा बैरियर है। और उधर स्पेशली जो इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है आयरलैंड की, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट हेड ऑफिस उधर है, ठीक है ना, अमेज़न का उधर है, गूगल है, मास्टर कार्ड है, ठीक है ना, और स्वीडिश कंपनीज भी काफ़ी मूव हुई थी माजी में। अच्छा, वहाँ पे एक हमने सुना था कि रूल होता है कि वहाँ अगर कोई गया है विजिट हुई या कैसे भी, तो वहाँ पे अगर उनके बर्थ हुई है बच्चे की, तो उसकी वजह से उन लोग को वहाँ की नहीं, ये पुराना रूल है उनका। आई थिंक 2000 से डेफिनेटली 2001 से पहले का ही है, उसके बाद का नहीं है। 2001-2 में ये चेंज हो गया था।
पहले था उनका रूल, अब नहीं मिल है। जाते, अच्छा, अब नहीं है अब बिल्कुल, नहीं। क्योंकि हमारे सामने उधर कई फैमिलीज हैं अभी वो स्टैंप 1 स्टैंप 2 पे हैं, उनके बच्चे वगैरह हुए हैं, तो कोई अच्छा, उनको वहाँ पे क्या पोजीशन है? जैसे आपने स्पेन में बताया कि इलीगल बंदा है, उसको मेडिकल केयर भी मिलती है, पुलिस रिपोर्ट भी नहीं करती, वहाँ पे रह भी सकता है। जी जी। आयरलैंड में क्या पोजीशन है? आयरलैंड में लाइक अदर यूरोप, जर्मनी वगैरह और स्कैंडिनेविया की तरह सख्ती है बिल्कुल। इलीगल बंदे की बेचारे की कोई लाइफ नहीं अगर पकड़ा जाए तो डिपोर्ट हो जाता है, पकड़ा जाएगा डिपोर्ट होगा, और उसको मेडिकल केयर वगैरह जी। और बिल्कुल मुश्किल नहीं है ही नहीं है मेडिकल, आपको जीपी पे जाना पड़ता है, मेडिकल पेपर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी, नहीं मेडिसिन नहीं मिलेगी उसको बेचारे को। अच्छा, ये मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल लेकिन है। इसके और इतना टफ वेदर है, इतना रेनी और कोल्ड वेदर है, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा बेचारा। और इसके अलावा वहाँ पे जॉब्स की क्या है? जो आम मजदूर लेबर टाइप जॉब भी मिल जाते हैं लोगों को? बड़े इजीली मिल जाती हैं, जॉब्स का उधर कोई इशू नहीं है, जॉब्स बहुत ज़्यादा यानी आप लीगल है तो जॉब मिल जाएगा? जी बिल्कुल लीगल है तो आपको जॉब मिल जाएगा। और उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता जाऊंगा, जैसे बहुत सारे लोग ब्राज़ील, मैक्सिको वगैरह के ना, उनको ना वीज़ा भी इजीली मिल जाता है, बहुत इजीली आयरलैंड का, कि वो आते हैं जी इंग्लिश सीखने के लिए। अच्छा, ओनली फॉर इंग्लिश। और बहुत सारे पाकिस्तान उधर आए हैं, ऐसे लड़के भी हैं जो बिल्कुल अनएजुकेटेड थे और उनको वहाँ का वीज़ा मिला, उन्होंने आके शादी वगैरह की बाद में उन्होंने नेशनलिटी ली। यानी पाकिस्तान से वो लोग जो कहें जी कि हमने इंग्लिश ज़बान सीखनी है, जी जी, तो वो आयरलैंड में एडमिशन लेके वहाँ पे जा सकते हैं और फिर ज़ाहिर है वहाँ पे रहने की कोशिश बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर उनको वर्क परमिट भी मिलता है, जॉब की मतलब परमिशन मिलती है, और उसके अलावा उधर सेटल हो सकते हैं। दैट्स इजी, दैट्स वेरी इजी। जी जी। अच्छा, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए वो भी आते होंगे? हायर एजुकेशन के लिए भी आ रहे हैं, एग्जैक्टली, वो भी आ रहे हैं जी। अच्छा, वहाँ पे जो वैसे सोशल लाइफ है आयरलैंड की, फैमिली लाइफ है जी जी, एग्जैक्टली। अगर आप तीनों मुल्कों को कंपेयर करें, जी जी, स्वीडन, जी जी, स्पेन, जी जी, एंड आयरलैंड, जी जी, ओवरऑल मतलब फैमिली लाइफ, जॉब्स, वहाँ पे रहना सहना, वेदर, हर चीज़, तो क्या आप किस तरह से करेंगे? स्पेन इज़ द बेस्ट। स्पेन बेस्ट? स्पेन बेस्ट है। वेदर है, अपने लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, आपको हर तरह का कल्चर मिल जाता है, हर तरह का वेदर आपको मिल जाता है, ठीक है ना। लाइफ है, मतलब कि जो लाइफ लोग, एक चीज़ होती है पैसा कमाना, वो आई डोंट नो क्या स्टाइल है लोगों का पैसा कमाने का, वो ठीक है ना। तो पैसा भी है, बहुत ज़्यादा पैसा है, जो कमा रहे हैं मिलियनर्स हैं उधर लड़के, ठीक है ना। तो वो स्पेन में है, लाइफ स्पेन में है, सिर्फ लैंग्वेज बैरियर है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है जी। एग्जैक्टली, इसीलिए आपने अपनी स्पेनिश नेशनलिटी रखी? जी जी। अच्छा, ये हो गया मतलब ओवरऑल आपने जो सारा इनका कंपैरिजन। कुछ ऐसे मनफी पहलू भी होंगे या जो आप समझें कि ये पहलू जो स्पेन के हैं ये शायद कोई इतने अच्छे नहीं, तो वो कौन से आपके ख्याल में? थोड़ा सा कुछ लोग होते हैं, अभी उनका एक स्टेटस समझते हैं या होता है या व्हाटएवर जो भी है, कि एजुकेटेड लोग लाइक स्किल्स वाले लोग, वो कभी कभी हर एरियाज़ में नहीं रह सकते हैं। उनको ज़रा होता है कि लैंग्वेज रफ है, लाइक आई मीन आयरलैंड में आप किसी को ब्लैक नहीं कह सकते हो, यू कांट अब्यूज़ एनीवन, बच्चे भी एक दूसरे को गाली नहीं निकालते हैं। ये थोड़ी सी उधर ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है लैटिन कंट्रीज़ का, 21 लैटिन कंट्री हैं, यू नो, तो वो जो लैटिन कंट्रीज़ के लोग हैं और उनकी ज़ुबान भी स्पेनिश है, उनके लिए मसला उनके लिए ज़रा ना कल्चरली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, वो स्पेनिश लोग भी कहते हैं कि इन लोगों ने हमारा कल्चर ख़राब किया, ठीक है ना, थोड़ा सा वो बोलते हैं इसके अंदर में। तो वो लैंग्वेजेस जो बच्चों की स्कूल की लैंग्वेजेस वगैरह है ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लगता है, मतलब स्कैंडिनेविया में और स्पेशली आयरलैंड, इंग्लैंड में मतलब अब्यूज़ वगैरह नहीं है बिल्कुल, बच्चे मतलब ना थोड़े से सॉफ्ट है और पोलाइट है, मैनर्स ज़्यादा है। ये थोड़ा सा मुझे पर्सनली भी हुआ, पर्सनली आपकी अपनी राय है? नहीं, वाकई स्पेन काफ़ी बड़ा कंट्री, हमने खुद ट्रैवल किया और वाकई बड़ा प्लेजेंट, वहाँ पे वैसे गर्मी होती है लेकिन बाकी जो है वो वाकई बहुत प्यारा। टूरिज्म देखे ना इतना ज़्यादा जाता है सारे कंट्रीज़ का, देखे ना। एक और चीज़ है कि बाकी आयरलैंड में सिर्फ एक ही सिटी है ट्रैवल के लिए, डबलिन। स्टॉकहोम में आपके पास 2-4 सिटी हैं, लाइक स्टॉकहोम हो गया, गोथेनबर्ग, योतेबरी हो गया, माल्मो और जॉन शॉपिंग ब्यूटीफुल, ठीक है ना। स्पेन में हर सिटी का लाइक मैड्रिड और बार्सिलोना की ऑलमोस्ट पॉपुलेशन सेम है, उनका रकबा भी ऑलमोस्ट सेम है, फिर उनके आइलैंड्स है, हर सिटी का अपना टेस्ट है, अपना एक कल्चर है, अपना एक मज़ा है उधर ना। ये चीज़ है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। बहुत से जो स्वीड हैं उन्होंने वहाँ पे घर लिए हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वो जो है वो बहुत सारे मेरे कोलीग्स उधर स्पेन में थे जब मैं रिया में जॉब कर रहा था। अच्छा, मेरे कोलीग स्पेन से उधर मूव हुए हैं। अच्छा, जी जी। अच्छा, तो आखिर में कोई ऐसी
बात जो हम इस गुफ्तगू में नहीं कर सके और आप देखने वालों को जो बताना चाहें या आपके ख्याल में ज़रूरी हो तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा जो भी लोग आ रहे हैं ना, चाहे वो स्किल्स वाले हैं, चाहे जिस भी कैटेगरीज के लोग हैं, बिजनेस माइंडेड हैं, वो स्पेन में आ रहे हैं या स्कैंडिनेविया में आ रहे हैं या वो स्वीडन में आ रहे हैं या उधर आयरलैंड में आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रीपेयर मतलब हो के थोड़े से स्किल्स सीख के आएँ, लाइक टेक्निकल ले लें, थोड़ा गाड़ियों का काम सीख लें या जो भी है, क्योंकि हुनर कोई भी है उसको काम आता है। लैंग्वेज थोड़ा सा अगर तो आयरलैंड में है ना, थोड़ी सी इंग्लिश वगैरह अपनी अप कर लें, क्योंकि एडमिशन वगैरह आयरलैंड में मिल जाता है इंग्लिश पे, ठीक है ना, एक बार नहीं दूसरी बार नहीं, ऑब्वियसली मिल जाता, वीज़ा भी दे देते हैं वो, ठीक है। तो स्पेन का भी यही है, अगर स्पेन में जो आना है उनकी मतलब कल्चर को थोड़ा सा, स्वीडन के कल्चर को थोड़ा सा रखें, ठीक है ना, ऑब्वियसली उसके थोड़ा उनका, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम भी है ना, नेशनलिटी लेनी तो आपको कल्चर एग्ज़ाम पास करना है, लैंग्वेज एग्ज़ाम पास करना है, अगर ये नहीं करेंगे तो आपको नेशनलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा किसी भी कंट्री में, किसी भी इलाके में उनका थोड़ा सा रवायात को ज़रा उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये चीज़ है। और प्रीपेयर्ड होके आना चाहिए, ऐसे ही नहीं यकदम, थोड़ा लेट कर लें प्रोग्राम को, लेट कर लें लेकिन प्रीपेयर्ड होके आ करें तो दी बेस्ट है ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैंने भी अपने बहुत से व्लॉग्स में यही कहा है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ के कवानीन, वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करना, रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। दूसरा, अगर जो लोग टेक्निकल चीज़ें सीख के आते हैं, जैसे आपने कहा गाड़ियों का काम हो या अगर कोई फॉर एग्जाम्पल पाइप फिटिंग का काम जानता है, इवन लकड़ी का काम जानता है, इवन वो बिजली का काम जानता है और कुछ जो हेयर कटिंग जाता है, टेलरिंग आता है, तो उन टेक्निकल लोगों को निस्बतन जल्दी काम मिल जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करो एक कटिंग का काम या जो भी है, अगर इधर आके सीखेंगे तो उसमें तो उसको कोर्स करना पड़ेगा, स्वीडन में तो उसके लिए 2-3 साल का टाइम लग जाएगा, अगर सीख के आएगा तो उसके लिए ईजी हो जाएगा, एक्सपीरियंस उसका हो जाएगा। जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, ITs हैं, उनकी ज़ाहिर एक जी बिल्कुल दूसरी आती है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को ये इंटरव्यू जो है वो काफ़ी अच्छा मालूमाती लगा होगा, जिसमें तीनों मुल्कों में हमने बात की है, स्वीडन पे भी की है, स्पेन पे भी की है, आयरलैंड में भी की है, और आइंदा आने वाले दिनों में यकीनन हम बाकी मुल्कों के बारे में भी बात करेंगे। पुर्तगाल के बारे में लोग बहुत पूछते हैं, इसको एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह इटली के हवाले से भी और बाकी यूरोपियन मुल्कों, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में इंटरव्यूज़ में आप हर तबका फ़िक्र के लोग और हर मुल्क और हर बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो यहाँ पे होंगे और उनकी बातें आप सुनेंगे जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी। इस इंटरव्यू के बारे में भी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।